हाय दोस्त, आज हम लेके आ गए हैं एरुटेरिया का 5000 क्वेश्चन का स्मरणीय तत्व, जो कि एक ही वीडियो में प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। और सभी एग्जाम की दृष्टि से VVIP पॉइंट है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। काहे न बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, SSC, GD, CGL, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यह दृष्टि पॉइंट से बहुत अच्छा है, जो आज हम देखेंगे एरुटेरिया का है। पहला आते हैं प्राचीन इतिहास में, आते हैं सभी का स्मरणीय तत्व। स्मरणीय तत्व का मतलब होता है मरते दम तक नहीं भूले जाने वाला पॉइंट है। मतलब मरते दम तक नहीं भूलना है ये सब पॉइंट को। अब आते हैं यहाँ से। पहले कर रहा है यहाँ पे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कौन घाटी में हुआ है? नर्मदा घाटी में। कौन घाटी में हुआ है? नर्मदा घाटी में। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला मेहरगढ़। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन मतलब अस्थायी रहने के मतलब प्रमाण कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। एक ही कब्र में तीन कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। एक ही कब्र में तीन कंकाल का अवशेष मिले दमदमा से। एक ही कब्र में तीन कंकाल का अवशेष मिले दमदमा से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज-होम से। बुर्ज-होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसलिए गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज-होम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला है बुर्ज-होम से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज-होम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज-होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा और लोथल, दोनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा लोथल से। लेकिन कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? मतलब मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? वो मिला है बुर्ज-होम से। लेकिन युग्म समाधियों मतलब गर्ल्स और बॉय दोनों का मतलब एक ही साथ मतलब दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगन से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा कहाँ मिला? हड़प्पा से। लेकिन शवों को जलाने का प्रथा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। मतलब शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा से। और शवों को जलाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति का प्राप्त कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। मतलब तीन मुख वाले देवता का मूर्ति का प्राप्त कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। और नर्तकी का कांस्य मूर्ति भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनावली से। उत्तम जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उत्तम जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वह कौन है? धौलावीरा। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। लेकिन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहबा से। लेकिन वर्तमान में खोजा गया है यूपी का लोहरा देव, जो कि इससे भी प्राचीनतम साक्ष्य था चावल का। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का उपयोग करना कब सीखा है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में।
पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ, और दूसरा है गेहूं, और तीसरा है चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है लोथल सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है लोथल और सुतकोटदा। लोथल सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है? कौन वैज्ञानिक था जो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है? वह पिग्गत। कौन कहा है? पिग्गत। कौन कहा है? अब आगे आते ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधव्यु कहा जाता है। सामवेद ऋचाओं को पढ़ने वाले उदात्त कहा जाता है, और अथर्ववेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है, और इसी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का चर्चा है, जो कि राजा सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अधन्य शब्द का मतलब होता है गायों को ना मारे जाने योग्य। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अवधव्यु। लेकिन ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है, और यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों है इसमें। अब आते सामवेद। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधव्यु कहा जाता है, और सामवेद को ऋचाओं को पढ़ने वाला उदात्त कहा जाता है। इस वेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा गया। मतलब पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कौन वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें इस सभा एवं समिति को प्रजापति के पुत्री को कहा गया। मतलब ऋग्वेद में देवता को मानता था, मतलब इंद्र को देवता मानता था, अग्नि को भी देवता मानता था। लेकिन अथर्ववेद में सभा एवं समिति प्रजापति के 2 पुत्री को कहा गया है। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांग कितना है? 6। पुराण कितना है? 18। उपनिषद कितना? 108। लेकिन प्रमुख उपनिषद कितना है? 13। बौद्ध धर्म के स्थापक है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के स्थापक है गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के स्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। मतलब गौतम बुद्ध था ना, यह 6 वर्ष तपस्या किया था, 6 वर्ष तपस्या किया था तो हो गया था 35 वर्ष, और फल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। वो हुआ था नेपाल में, बिहार में नहीं हुआ था। लेकिन इसकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुआ था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया बिहार में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ दिया? मतलब पहला उपदेश दिया था सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म को मानने वाला आत्मा नहीं पता है कि आत्मा क्या होता है, कुछ ना होता, लेकिन इसको ये मालूम होता है कि हम फिर से जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म में यही था, आत्मा को नहीं मानता था, लेकिन उसको ये मालूम था कि हम फिर से जन्म लेंगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना है? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना है? 15 वर्ष। मतलब अगर 15 वर्ष हो गया है तब तो बौद्ध धर्म में जा सकता है, ऐसी नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया है। मतलब गौतम बुद्ध पहले मतलब अपना मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए मतलब गर्ल्स का मतलब अलाउ नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब प्रिय मित्र उपाली और आनंद के कहना पर ये अम्रपाली को अपना स्त्री रत्न घोषित किया है। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। मतलब पूछेगा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने। आते आगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 BC में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 BC में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क। लेकिन अध्यक्ष पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? सावाकाम्य। तीसरा बौद्ध संगीति में कौन था अध्यक्ष? मंगलीपुत्र। चौथा बौद्ध संगीति में कौन था अध्यक्ष? वसुमित्र। लेकिन उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। पूछेगा चौथा बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र, लेकिन उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अब जैन धर्म आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। लेकिन प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। दूसरा कौन थे? अजितनाथ। तीसरा कौन था? संभवनाथ। और 22वां कौन था? अरिष्टनेमी। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडलवन वैशाली में हुआ था, लेकिन NCERT या घटना चक्र के आधार पर महावीर स्वामी का जन्म देता है 599 BC में। दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, या महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में या महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 BC में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा है और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मतलब गौतम बुद्ध 6 वर्ष मतलब 35 वर्ष की अवस्था में वो ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी 12 वर्ष
मतलब तपस्या ही किया, उससे ज्यादा किया है। अरिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास रखते थे। मतलब बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे और उसके बाद जैन धर्म में भी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा पर विश्वास कौन है, दोनों में से कोई नहीं रखता था। आत्मा पर विश्वास कोई नहीं रखता था। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर ने प्रथम अनुयायी थे उसके दामाद जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उसके दामाद जामिल, लेकिन विरोधी भी कौन थे? दामाद जामिल थे। जैन धर्म के भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उसके दामाद जामिल। प्रथम जैन संगीति कब हुआ? 320 ईस्वी में। और द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? 512 ईस्वी में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और द्वितीय कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम का स्थूलभद्र और दूसरा का क्षमा सर्वन। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? बृहद्रथ को। ब्रह्मदत्त को ही बिंबिसार ने हराकर मगध में मिलाया था। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को ही हराकर, मतलब ब्रह्मदत्त अंग का राजा था जो कि बिंबिसार इसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। बिंबिसार के अनुसार मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा है। इसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक पर मगध पर शासन किया कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। मतलब बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उसके पुत्र उदयन ने। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। उदयन ने ही पाटलिग्राम की स्थापना किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। काला अशोक ने अपना राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म मानता था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म मानता था और बाद में फिर बौद्ध धर्म मानने लगा। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के स्थापक महापद्मानंद, लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। बात है अगला टॉपिक में महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितना था? 16। महाजनपद की संख्या कितना था? 16। महाजनपद की संख्या कितना था? 16। महाजनपद की संख्या कितना था? 16। मतलब महाजनपद की जानकारी पूछेगा। जैन धर्म में कौन सूत्र से मिलता है? भगवती सूत्र से। अब बौद्ध धर्म में कौन सूत्र से मिलता है? अगुंतर निकाय से मिलता है महाजैन धर्म महाजनपद की जानकारी। अब महाजनपद कितना है? 16।
और 16 को देखें। मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी या वज्रगिरी। अंक का राजधानी क्या है? चंपा। बज्जी का राजधानी क्या है? वैशाली। काशी का राजधानी क्या है? वाराणसी। वत्स का राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कुरु का राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कंबोज का राजधानी का हाटक। असमक का राजधानी का पोटली या पोटना। कौशल का राजधानी का श्रावस्ती। अवंती का राजधानी का उज्जैन। मल का राजधानी का कुशावती या कुशीनगर। पंचाल का राजधानी का अहिच्छत्र या कौम्पिल। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कौम्पिल है। चेदी का राजधानी का शक्तिमती। मत्स्य का राजधानी का विराटनगर। सूर्यसेन का राजधानी का मथुरा। गंधार का राजधानी का तक्षशिला। लेकिन पूछेगा एकमात्र महाजनपद दो दक्षिण में स्थित है, वो कौन है? अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली या पोटना। एकमात्र जनपद जो मतलब मरुस्थल में स्थित है, मत्स्य, कहाँ है? राजस्थान में। उसका राजधानी कहाँ? विराटनगर। अब आते आगे। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभीषण शब्द का प्रयोग किया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभीषण शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का पुस्तक राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। वो किसका दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था, लेकिन यह भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में शिष्य कहा गया। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार। और बाद बिंदुसार को जैन धर्म में क्या कहा गया? शिष्य कहा गया, सेन कहा गया। बौद्ध धर्म तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। दो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने 269 बीसी में मगध के राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। जखनी यह इसका राज्याभिषेक होता अशोक का, उस समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, लेकिन बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना गया। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया, लेकिन अशोक को पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भारबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपना राजाभिषेक के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष 10वें वर्ष बोधगया गया था और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और इसी समय से यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले कौन धर्म को मानता था?
आजीवक संप्रदाय को मानता था। उसके बाद यह बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख था। सबसे लंबा अभिलेख कौन था? 7वां। सबसे छोटा अभिलेख कौन था? रुम्नीदेई था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख प्रचलन शुरू किया था। अशोक ने ही एक ऐसा शासक था जो कि शिलालेख प्रारंभ किया था। अशोक सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग करते थे। मतलब अपना शिलालेख खुदवाने में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग करते थे। अशोक ने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है एवं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया मगध पर। अब आते आगे। कुषाण वंश के स्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी था फिरोजपुर एवं द्वितीय राजधानी था मथुरा। कुषाण वंश के प्रारंभिक राजधानी था फिरोजपुर और द्वितीय राजधानी था मथुरा। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान क्या रहते थे? चरक। लेकिन बिंबिसार के दरबार में क्या रहता था? राजवैद्य जीवक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इसका मतलब चतुर्थ बौद्ध संहिता का उपाध्यक्ष भी बना था अश्वघोष। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। गुप्त वंश का स्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने ही गुप्त संवत का भी शुरुआत किया था। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। कविराज भी कहा गया, मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा गया। परम भागवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले था श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त के ही दरबार में फाहियान आया था भारत, लेकिन हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेन संग भारत आया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बराही मिहिर जैसे विद्वान रहते थे, लेकिन हरिश्चंद्र किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक से सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। इसी वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम या एकाशम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने बतापी कोंड का उपाधि धारण किया था। के बतापी कोंड का उपाधि धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर के निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय, लेकिन रथ मंदिर के निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन द्वितीय में प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी इसी के दरबार में रहते थे। चोल वंश के स्थापक है विद्यालय। इस वंश की राजधानी थे तंजावुर थी। इस वंश के शासक राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। मतलब चोल वंश का ही शासक था राज प्रथम, जो कि पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इसी वंश की प्रमुख विशेषता है। मतलब पूछेगा स्थानीय स्वशासन का शुरुआत कब हुआ था? चोल वंश में ही हुआ था। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। इस वंश के ही प्रथम शासक, इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की। पाल वंश के स्थापक गोपाल ने किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर था। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था, लेकिन ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। इस वंश का शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, लेकिन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय क्या बनाया? गोपाल, लेकिन देवपाल ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने के अनुरोध में नालंदा के बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना किया था संग्राम राज। लोहार वंश की स्थापना किया था संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध राजतरणी पुस्तक की रचना के कल्याण के द्वारा। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आएंगे मध्यकालीन इतिहास को लेकर आपके सामने। बाय।